Hello everyone, welcome to Gyan Sutra 366. We are solving the PYQ of 2022 today. So without any delay, let's start. Okay, in which script was Ashoka's inscriptions written? So let's see. It is Tamil. No, it is not Tamil because Tamil is a regional language. It is mainly spoken in the South India in Tamil Nadu. Okay, Sanskrit. No, Sanskrit was also not a language in which the Ashoka inscriptions were written. Okay, देवनागरी नो ये भी नहीं था सो ओनली ऑप्शन वी हैव दैट इज ब्राह्मी यस ब्राह्मी was the script in which the अशोका inscription were written सो जितने भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस में लिखे गए हैं ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस पे now next in order to large scale cultivation the present day Tamil Nadu of 5th to 6th century it was necessary so question पूछ रहा है कि आज के टाइम तमिलनाडु में अराउंड इन एंशियंट टाइम दैट इज ड्यूरिंग 5th to 6th सेंचुरी उस टाइम में कल्टीवेशन करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या पे टू टैक्सेस टू अथॉरिटीज ये इंपॉर्टेंट था ऑफ कोर्स इट वाज इंपॉर्टेंट बट इट वाज नॉट प्राइमरी फैक्टर तो इससे हम एलिमिनेट करते हैं ओके क्लियर अप ग्रासलैंड ओके ग्रासलैंड तो क्लियर कर दिया उसके बाद कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए सो इट इज़ नॉट आवर ऑप्शन एफॉरेस्टेशन अगर हम पेड़ लगाएंगे लैंड पे तो हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे हम कुछ उगा नहीं पाएंगे सो दिस इज आर नॉट ऑप्शन सो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन नहीं है तो क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन इरिगेशन ओके बिल्ड इम्बार्कमेंट्स फॉर इरिगेशन उस टाइम पे मॉडर्न डे जिस तरह इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं उस टाइम पे नहीं थी सो जो रूलर्स थे या फिर लोकल लीडर्स थे वो क्या बनवाते थे दे यूज टू कंस्ट्रक्ट द large or even the small embankments for the irrigation purpose. Next question, which of the following best explains the reason for burying the dead with their possession? So this question is from the Harappan civilization, okay, और एंशियंट सिविलाइजेशन किसी भी एंशियंट सिविलाइजेशन में ओके सो एंशियंट सिविलाइजेशन में जो बॉडीज बरी की जाती थी दफनाई जाती थी उनके साथ कई सारी प्रेशियस चीज़ें उनके सामान को भी दफनाया जाता था सो इसके क्या रीजंस थे चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 टू शो ऑफ द डेड्स पर्सन स्टेटस एंड वेल्थ क्या उनके पर्स एक जो जो पर्सन हु हैव डाइड क्या उसके स्टेटस एंड वेल्थ दिखाने के लिए नहीं इट वाज इनऑस्पिशियस टू यूज दैट पर्सन्स पोजेशन ये भी नहीं ये माना जाता था कि क्या ये ऑप्शन बोल रहा है कि क्या जो पर्सन हु इज डाइड क्या वो अशुभ माना जाता था जो उसके चीज़ें थी यूज़ करना नहीं ये भी रीज़न नहीं था ओके तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं डेड पर्सन्स पोजीशंस वर नॉट रिक्वायर्ड बाय फैमिली क्या डेड पर्सन की जो पोजीशंस जो उसकी चीज़ थी उसकी फैमिली को रिक्वायर्ड नहीं थी ऑफ कोर्स अगर कोई भी प्रीशियस चीज़ें तो उसकी फैमिली भी यूज़ कर सकती हैं आफ्टर द पर्सनस डेड सो ये भी ऑप्शन नहीं है तो ओनली ऑप्शन वी हैव हियर इट वाज बिलीव कि वो जो सारी चीज़ें जो दफनाई गई हैं उस पर्सन को आफ्टर लाइफ भी सेकेंड लाइफ में भी हेल्प करेगा सो आर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट सो देयर आर थ्री ऑप्शंस हमें इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है या गलत है ओके सो मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग अब देखो नाम से ही समझ लो आपकी मिनिएचर या मिनी मीन्स छोटा ओके सो मिनिएचर आर द स्मॉल साइज पेंटिंग यस दे आर स्मॉल साइज पेंटिंग मिनिएचर आर जनरली डन इन द वाटर color on the cloth or paper it is also correct okay third is the earliest miniatures were on the palm leaves and okay earliest miniature किस पे किए जाते थे palm leaves में किए जाते थे या फिर wood pieces पे किए जाते थे okay so all three options A B and C are correct options so option number first is our answer now one thing you have to note that these miniature paintings became very popular during the time of Mughals एंड राजपूत एंड मुगल्स के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो गई थी हालांकि छोटी पेंटिंग्स थी मिनी साइज बहुत छोटी साइज की पेंटिंग्स हुआ करती थी बट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स यूज होते थे फॉर टेलिंग द स्टोरीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द सेक्रेट प्लेस क्रिएटेड बाय द गुरु नानक इनिशियली वॉज नोन एज गुरु नानक जी ने जो सेक्रेट प्लेस किया था इनिशियली इनमें से कौन सा है क्या वो बिजक है बिजक नहीं है बिजक क्या है फिर विजय बेसिकली जो कबीर के दोहे हैं उनको बोले जाते हैं ठीक है सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है खालसा है खालसा तो बहुत बाद में आया था खालसा मार्शल ग्रुप है जो बनाया गया था ताकि वो सिख को प्रोटेक्शन दे लंगर है क्या नहीं लंगर भी ऑप्शन नहीं है क्यों क्योंकि लंगर क्या होता है कम्युनिटी किचन होता है जहाँ पे सबके लिए खाना बनाया जाता है तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या बचा धर्मशल सो
धर्मशाला वो जगह है जहाँ पे प्रेयर की जाती है, सो इट इज क्रिएटेड बाय द गुरु नानक जी। नाउ हियर वी हैव टू ऑप्शन एंड वी सी कि कौन से ऑप्शन सही है या फिर गलत है। अबाउट 2500 years ago, some Janpadas became more important than the others and were known as Mahajanpada। एंशियंट टाइम की बात हो रही है, जिससे आज के टाइम में प्रोविंसेस होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, कई स्टेट्स प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे जो जनपद से प्रोविंसेस थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे और बन गए थे महाजनपदा। हाँ, जब जनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, सेंट्रल ऑफ पावर बन गए थे, वो क्या बन गए थे, महाजनपदा। ओके, अब जब ये महाजनपदा बन गए मतलब वो प्रॉस्पेरस हैं, उन पे ट्रेड हो रहा है, उनके पास पैसे हैं, वो आर्मी रख रहे हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो आर correct option is A. Both A and R is correct, and R is a correct explanation of A. Now next, so these in this question these are the type of revenue. So question क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा system of revenue it is introduced by the Mackenzie. Okay, Mackenzie was the governor general, so he introduced which of the, okay, एक यहाँ से ट्रिक आप याद कर सकते हो, मैकेंजी में M है। okay, so he introduced the Mehalbari system of revenue for the northern India. Okay, Kaikular and Devagas. So these two communities, ओके, कौन कौन सी कम्युनिटी है यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैकोलार्स एंड देवांग कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देवर द वीविंग कम्युनिटीज, जो बुनने का काम करती थी। ये कहाँ, किस रीजन ऑफ इंडिया में बिलोंग करते हैं, दैट दे बिलोंग टू द साउदर्न इंडिया, स्पेशली इन द कर्नाटका रीजन। अगेन दो स्टेटमेंट है हमारे पास, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंड देयर सपोर्ट फॉर द डिमांड ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी एंड द फ्रीडम ऑफ वुमेन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने किसकी डिमांड की थी, ग्रेटर इक्वालिटी की बात की थी। उस ग्रेटर इक्वालिटी में वुमेन्स को थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम दिया गया था। Okay, national leaders promised that there would be full suffrage for all man and women after independence। इंडिपेंडेंस से पहले सफरेज देखिए, इसका मतलब समझिए, जो लोग एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। सो आर नेशनल लीडर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ओके, अदर इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद सभी मैन एंड वुमेन को वोट देने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उससे पहले जिसके पास प्रॉपर्टीज होती थी ब्रिटिश इंडिया में, जिसके पास प्रॉपर्टीज होती थी वही एलिजिबल था वोट देने के लिए। क्योंकि इलेक्शंस होते थे, ठीक है, जैसे इंटरनल स्टेट के लिए। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द सूफीज, इनमें से कौन सा टर्म सूफीज के साथ एसोसिएटेड है। ओके, डी देखते हैं, स्नान, स्नान मतलब बात करना होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये सूफीज के साथ रिलेट नहीं करता है। ओके, अदर थ्री, ओके, खानखा, रक्स एंड जिक्र, ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों टर्म्स जो हैं किससे एसोसिएट हैं, सूफीज में से। ओके, सो ए बी एंड सी, दैट इज आवर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। हु रोड द बुक द कल्टिवेटर्स विप गॉड, किसने किताब लिखी थी काश्तकार की चाबुक, ये किताब लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। सो आर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका ऑर्गेनाइज प्रभात फेरीज। नाउ अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है। ओके, सो who have written who have organized this Prabhat Paris? Prabhat Paris क्या था, this was a peaceful protest, so it was organized by the Ambabai। अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर, 1937 में इलेक्शंस हुए थे। ओके, अनाउंस किए गए थे। द कांग्रेस फॉर्म द, कांग्रेस जीती थी 11 प्रोविंसेस में से, जो स्टेट बोलते हैं हम 11, उस टाइम प्रोविंसेस बोला जाता था। ओके, सो 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस ने कितनी प्रोविंसेस में विक्ट्री पाई थी, 7। ओके, सो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, सो द ए इज करेक्ट, हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही आंसर है। नेक्स्ट,
ओके, अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है रिलेटेड टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, यहाँ देखिए ये नहीं लिखा कि कब बना था, ये लिखा कब इफेक्ट में आया था, बन के कब लागू हो गया था। सो क्या ये ऑप्शन सही है 26 जनवरी 1950? यस। इस दिन, ओके, इस साल इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ गया था, उसे लागू हो गया था, सारे उसके जितने भी आर्टिकल्स थे। ओके, बना कब था? 26 नवंबर 1949। जब 26 ऑफ नवंबर 1949 में बना था, तब कुछ प्रोविंस जो उसके आर्टिकल्स या कुछ मेन जो पार्ट्स थे उसे लागू कर दिए गए थे। बाकी 26 जनवरी 1950 किया गया, दूसरे साल किया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस से पहले 26 जनवरी एज अ इंडिपेंडेंस डे। सो उससे डिमार्केट करने के लिए, उसे रिमेंबर करने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया कब? 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया। ओके, ऑप्शन भी देखते हैं। इट adopted the universal franchise and all Indians above 18 years of age allowed to vote। अच्छा, एक इंस्टेंट में अगर आप देखो तो ये ऑप्शन बहुत सही लगता है कि हाँ, जो 18 साल के ऊपर है उसको वोटिंग का अधिकार मिल गया था, बट ये गलत है। ओके, क्यों? स्टार्टिंग में 18 साल नहीं था, इट वाज 21। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ओके, थर्ड देखते हैं। इट गारंटीड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू द ऑल सिटीजन। सो सभी सिटीजन को इक्वल, दे वर एवरी सिटीजन वर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हो गए थे। ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो आर ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, दैट इज आर ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक मैप? देखिए, तीन तरह के मैप होते हैं। ओके, तीन तरह के मैप होते हैं। एक तो पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है, एक थीमेटिक होता है। पॉलिटिकल क्या होता है? जहाँ पे हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, स्टेट की बात करें, जब हम कंट्रीज को अलग अलग दिखाया जाता है, स्टेट को अलग अलग दिखाया जाता है, वो हमारी होती है पॉलिटिकल। ओके, पॉलिटिकल मैप। फिर फिजिकल मैप से फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं। तो ये थीमेटिक मैप फिर बचा ही क्या है? थीमेटिक मैप क्या होता है? देखिए, थीमेटिक में थीम, ये वर्ड कहाँ से आया? थीम से आया। जब एक किसी एक थीम के ऊपर किया जाता है तब उस मैप को बोलते हैं हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। विलेजेस फील्ड मैप। अब विलेजेस फील्ड मैप क्या थीमेटिक मैप है? नहीं। स्टेट मैप ऑफ इंडिया, स्टेट मैप पॉलिटिकल मैप है, ये भी ऑप्शन नहीं है। रोड मैप ऑफ इंडिया, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे कम अंडर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, नाउ माउंटेन मैप्स ऑफ इंडिया। ओके, माउंटेन मैप्स, सारे माउंटेन दिखाए गए हैं। ओके, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको कहोगे सारे तो फिजिकल मैप है। नहीं, फिजिकल मैप नहीं है। मैंने क्या बोला? एक सिंगल थीम। वो सिंगल थीम किसी पॉलिटिकल का भी हो सकता है, वो सिंगल थीम किसी भी फिजिकल चीज का भी हो सकता है। तो माउंटेन, सो दिस सेकेंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ, या द एरिया बिटवीन द, अब नाउ जो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से, अब क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दिए गए, देखते हैं सही कौन सा है, गलत कौन सा है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत हैं। ए ऑप्शन देखते हैं। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द मैक्सिमम हीट। अच्छा, अब देखिए ये हमारा हो गया अर्थ। ओके, दिस इज आर इक्वेटर। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इतने एरिया के अंदर जो सन की रेज होती है बहुत ज़्यादा रिसीव होती है। ओके, so this option is correct. The midday in sun is exactly overheaded at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। ये कह रहे हैं कि साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सन की रेज होती है ओवर हेडेड होती है। सो इट इज ट्रू। अब देखिए जून के टाइम पे, ओके, मई जून के टाइम पे जो सन की रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टॉप पे होती हैं। ओके, तो हमारे मतलब सर के ऊपर होती हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। सो आर ऑप्शन वन इज वी हैव टू चूज। नेक्स्ट, ओके, नाउ मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया ये क्वेश्चंस हमेशा आती हैं। आईएसटी से क्वेश्चन दे देते हैं या फिर ये ग्रीनविच यहाँ से टाइम का क्वेश्चन एक ना एक दे देते हैं। ओके, नाउ इसमें पूछा गया कि इफ द टाइम एट ग्रीनविच 11 AM, व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड एट विच द टाइम इज 9 AM। ओके, अब समझते हैं थोड़ा। ओके, अब ये देखिए एक हमारा ये अर्थ है। ओके, सो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से होके गुजरता है? ग्रीनविच लंदन से, यहाँ पे। ओके, अब बोला गया है कि ग्रीनविच में 11 है।
ओके, तो 9 o'clock कहाँ होगा? अगर यहाँ पे 11 है और सन की रेज यहाँ से आ रही है, सन यहाँ से आ रहा है, तो अभी यहाँ पे 11 नहीं बचा है, यहाँ वेस्ट साइड में, तो कोई हमारा वेस्ट साइड का ऑप्शन होगा जहाँ पे 9 o'clock हो रहा होगा। ओके, पर कितना? अब देखिए गैप, देखिए कितने आवर्स का है। 11 और 9 का अगर गैप देखिएगा 2 आवर्स का है, और एक आवर की गैप में आता है 15 डिग्री का होता है। 2 आवर का गैप है, इट मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री वेस्ट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ना, अगेन वी हैव थ्री ऑप्शंस, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। द लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर 21 जून। नो, लॉन्गेस्ट डे तो नहीं होगा। क्यों साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा? लॉन्गेस्ट डे कब होता है? जब गर्मियां पड़ती हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को गर्मियां नहीं पड़ती, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून। हाँ, क्योंकि देखिए अगर ठंडियों का टाइम देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में भी देखिए ठंडियों के टाइम पे तो दिन की ड्यूरेशन होता है, डे का ड्यूरेशन होता है, कम हो जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? ये जून के टाइम में होता है, सो दिस इज करेक्ट। इक्वल डे एंड नाइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर 21 मार्च एंड 23rd of September। ये जो दोनों दिन है ये इक्विनॉक्स के दिन है। इट मीन्स द इन दोनों दिन सन की रेस कहाँ होती है? इक्वेटर के अबव होती है। तो जो डे एंड नाइट होगा वो बोथ द हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट वन, दैट इज फोर्थ। Now, process of the change of rocks from one type to another type is known as। ओके, अब समझिए तीन तरह के रॉक होते हैं। ओके, इग्नीस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये चेंज होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इग्नीस से क्या बनता है? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। कई बार इग्नीस से डायरेक्टली मेटामॉर्फिक बन जाता है, फिर मेटामॉर्फिक अगेन इग्नीस बनता है, तो ये इस साइकिल चलता रहता है। दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। तो सेकेंड ऑप्शन इज आर ऑप्शन। ओके, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। ओके, यहाँ पे समझिए, दिन में दो बार जो सरफेस ओशन वाटर होता है वो राइज होता है और डाउन जाता है। ओके, सो दिस इज नोन एज टाइड्स। दिस इज टाइड्स। ओके, सो सेकेंड इज आर ऑप्शन। So with this we have completed 2022's PYQ। So हमने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिया। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द रेस्ट 20 क्वेश्चंस। So to pedagogy is important for the every exam, either we talk about the CTET or any competitive teaching exam, pedagogy बहुत important है। So join करिए अमित सर की बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट, every day 9 p.m. So for today, this is all. Thank you so much for joining.